या इट्स मी सुबोध पांडे। और जैसा कि हम लोग अभी तक चैप्टर चला रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, तो चलिए आगे का सफर तय करते हैं। और अब हमारे सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो टॉपिक है इलास्टिक मॉडुली। सो इलास्टिक मॉडुली मीन्स इलास्टिसिटी में हमने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते थे। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये जब प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है तो इसको बोलते हैं मॉडुली। तो मॉडुली का मतलब है अ नंबर ऑफ मॉडुलस। तो जो इलास्टिसिटी है उसके कितने मॉडुलस हैं, कौन कौन से केसेस हैं, इन सब पे हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार बैक में थोड़ा सा हल्का सा जो था उसको रिवाइज करा देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि हम लोग कहाँ पर हमने छोड़ा था और जहाँ पर हमने ड्रॉप किया था वहीं से हम फिर से इसको कैच करने वाले हैं। तो जहाँ हमने आपको ड्रॉप किया था वो था द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कार्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और इसको बताने वाले थे हुक्स, और इसे हुक्स लॉ के नाम से जाना गया था। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप के मॉडुलस होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर थ्री टाइप के मॉडुलस दिखाई देते हैं। सबसे पहला है यंग मॉडुलस, जो कि यंग साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इलास्टिसिटी की स्टडी करी और वाट एवर जो कुछ भी सब पूरी स्टडी जो कुछ किया, इस वजह से उनके सम्मान में नाम दे दिया गया यंग। तो यंग का मॉडुलस हो गया शीर मॉडुलस, यानी कि शीर का मतलब वही झुकाव। तो शीर जब होता है कहीं पर, शीरिंग होती है, झुकाव होता है, तो वहां पर जो कोफिशिएंट आता है या मॉडुलस आता है इलास्टिसिटी का, उसे हम बोलते हैं शीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या समझ में आया? नहीं आया? डिटेल में समझेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है इसको भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा अगर हम आपको क्राइटेरिया समझाने की कोशिश करें तो यंग मॉडुलस कहीं ना कहीं सॉलिड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, एक मोटा मोटा आइडिया हम दे रहे हैं आपको। सॉलिड की बात हो रही है, यंग मॉडुलस की बात हो रही है। अगर कहीं भी लिक्विड या गैस की बात हो रही है, लिक्विड और गैस की बात हो रही है, यानी कि इन शॉर्ट फ्लूइड्स की बात हो रही है, तो वो हमारा बल्क मॉडुलस है। और शीर का मतलब तो आप समझते हैं, टिल्ट होना, झुकना। तो अगर कहीं पर कोई टिल्टिंग की जा रही है, कोई झुकाव हमें दिख रहा है, तो वो हमारा शीर मॉडुलस हो जाएगा। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस केवल हाँ यंग मॉडल सॉलिड में यूज होता है, शेयर टिल्टी के लिए यूज होता है, बल्क फ्लूइड के लिए यूज होता है, बस काम खत्म। नहीं भैया, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बगैर डिटेल में पढ़े काम नहीं चलेगा। क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे की कहानी, राम कहानी। देखिए भैया, सबसे पहली चीज जो आपको यंग मॉडुलस समझना है, तो यंग मॉडुलस में बेसिकली डायरेक्ट जो हुक्स का लॉ था उसको सीधे यहाँ पर उठाया गया है। केवल एक वर्ड चेंज किया गया। कौन सा वर्ड चेंज किया गया? अगर आपको याद है, जब हम हुक्स का लॉ आपको समझा रहे थे तो हुक्स के लॉ में हमने क्या लिखा था? हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में हम वर्ड यूज कर रहे थे डिफॉर्मिंग फोर्स। याद है आपको? डिफॉर्मिंग फोर्स। और इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से हो रही थी स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस की वजह से हो रहा था स्ट्रेन। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब ये जो स्ट्रेस है, इसी स्ट्रेस को हम एक नए नाम के साथ जोड़ रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और स्ट्रेन को भी एक नए नाम के साथ जोड़ रहे हैं, जो है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल का मतलब तनना, खिंचना। कंप्रेस मतलब सिकुड़ना, टेंसाइल मतलब खींचना। तो कोई चीज अगर खिंच रही है, टेंसाइल हो रही है, तन रही है, एकदम से उसको तान रहे पकड़ के, तो वो कहीं ना कहीं टेंसाइल स्ट्रेस है। और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है वो है टेंसाइल स्ट्रेन। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। मतलब क्या हुआ इसका?
अगर मान लो कि हम एक रॉड ले लें, इस तरीके से हमने ले ली एक रॉड किसी भी मेटल की, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, स्टील हो सकता है, कोई भी हो, और लगाया फोर्स यहाँ पे, ये देखिए एफ, और दे खींचने में लगे एकदम, टेंसाइल कर रहे हैं उसको, एकदम खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ये हम खिंचाव कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, टेंसाइल, तो ये जो फोर्स लग रहा है, और इस सरफेस पे ये देखिए, इस सरफेस एरिया पे लग रहा है, कस के खींचा जा रहा है, तो ये सरफेस एरिया पे लग रहा है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि खींचने की वजह से जो स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है, वो है फोर्स अपॉन एरिया। अरे स्ट्रेस का भी तो यही फॉर्मूला था भाई, स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया तो था। टेंसाइल लगाने से क्या चेंज हो गया भाई, कुछ नहीं। टेंसाइल वर्ड सिर्फ यही तो बता रहा है कि लेंथ बड़ी थी, खींचा गया तार को, ठीक है ना, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब चूंकि खींचा गया, टेंसाइल स्ट्रेस लगा, तो जाहिर सी बात है इसकी लेंथ भी चेंज हुई होगी। तो जब इसकी लेंथ चेंज हो गई, ठीक है ना, पहले कुछ लेंथ थी, फिर इस लेंथ में डेल्टा एल का चेंज हो गया, तो टेंसाइल स्ट्रेन आ गया। टेंसाइल स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या समझ में आया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का रेशियो जो होता है, ठीक है, यानी कि हुक्स लॉ, वही जो हुक्स लॉ में हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते थे, तो जब हम लिखते थे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहाँ कांस्टेंट ई लिखा जाता था, इसको बोलते थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एक वर्ड हमने यहाँ लगा दिया टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, तो ये जो वर्ड है, अब इस ई की जगह पर हम लगा देंगे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली तब हम यूज करते हैं जब हम किसी भी किसी भी मेटेलिक चीज को, है ना, खींचते हैं, टेंस करते हैं उसको, टेंसाइल एकदम से ताकत लगाते हैं। समझ में आया ना, बहुत बढ़िया भाई, आ गया होगा। अरे इससे आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, अब तो आया होगा, और नहीं आया तो भैया फिर इससे ज्यादा फिर आ भी नहीं सकता है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो भैया फिर नहीं आ सकता। देखिए अच्छा, आप ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, क्योंकि यंग मॉडुलस पढ़ चुके हैं, तो यंग मॉडुलस पे बेस्ड अब ये क्वेश्चन हमें करना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल घबरा जाए, अरे बाप रे अब क्या होगा, नहीं नहीं, आराम से समझो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, स्टार्ट करो, पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, वो ये कह रहा है ए लोड ऑफ 4 kg। लोड मतलब, अरे लोडिंग करते हैं ना गाड़ी पे, वजन लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग करना। तो लोड है, ए लोड ऑफ 4 kg इज सस्पेंडेड, सस्पेंड मतलब लटका दिया गया, फ्रॉम ए सीलिंग, सीलिंग जानते हैं, रूफ, रूफ ऊपर से देखा जाए तो रूफ, नीचे देखा जाए तो सीलिंग, सीलिंग फैन नीचे से लगता है, ठीक है ना। और रूफ यानी कि जहाँ छत के ऊपर जाते हैं तो ऊपर हिस्सा क्या होता है, रूफ, और छत के नीचे का हिस्सा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सीलिंग। तो सीलिंग से एक लोड लटका दिया गया है 4 kg का। अच्छा भैया, थ्रू ए स्टील वायर, ओ बाप रे, स्टील वायर से लटकाया गया, लेंथ है 20 मीटर, रेडियस है 2 मिलीमीटर। अच्छी बात है भाई। तो हम अब बनाएंगे अपना डायग्राम, ये रहा हमारा डायग्राम, ये देख लीजिए, ठीक, बहुत बढ़िया, सबको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक। और ये रही हमारी सीलिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका, हमने सीलिंग को रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर हमने एक लोड लगा रखा है, तो इस लोड को थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का, ये देखिए अब सही लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये लोड लगा दिया, और ये लोड जो है इसका मास हमें दे रखा है 4 kg। बहुत बढ़िया। ये जो आपको स्टील का जो ये रॉड दिख रहा है या वायर दिख रहा है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 20 मीटर, और इसकी जो रेडियस दे रखी है दैट इज 2 मिलीमीटर। तो दैट इज योर लेंथ एंड दैट इज योर आर, रेडियस। बहुत बढ़िया भाई। आगे की कहानी क्या है, इट इज फाउंड दैट,
the length of the wire increases by 0.031 mm as equilibrium is achieved. इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स लगने के बावजूद भी कोई चेंज ना हो। अरे भैया तो बताया था इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स है फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, लोड है फिर भी वायर के लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जब इस पे लोड लगा दिया तो लोड लगाने की वजह से ये जो वायर की लेंथ थी वो थोड़ी सी बढ़ गई। हम जूम करके दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं आप सोचें कि 0.031 मिलीमीटर है, यहाँ तो सेंटीमीटर में सबने बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये उतना ही है, कितना, 0.031, वो भी मिलीमीटर में। सोचिए मैंने कितना बड़ा जूम कर दिया होगा सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये हमने लेंथ को बढ़ाया, और कब बढ़ा है, जब इस पे एक लोड लटका दिया गया। पहले वायर फ्री था, उस पर कोई लोड नहीं था। जैसे ही लोड लटकाया गया तो वायर खींच करके उसकी लेंथ 0.031 मिलीमीटर, बहुत छोटी सी लेंथ बढ़ गई। अब बड़ी है तो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी तो है भैया। ठीक, तो सबसे पहले यंग मॉडुलस ऑफ स्टील हमें फाइंड करना है। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील का बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, बगैर कोई दिमाग लगाए पहले लिख डालो। तो y इक्वल एफ अपॉन ए टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल टेंसाइल स्ट्रेन। बहुत बढ़िया। अब सोचने वाली बात यह है कि एरिया कैसे आएगा, किसका एरिया। तो एरिया तो वायर का होता है ना, याद है ना, वायर के एरिया पे तो फोर्स लगता है। तो वायर का जो एरिया है अगर हम दिखाएं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये वायर ऐसा रहा होगा, जो रेडियस दे रखी है, और ये इसका रहा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो सर्किल है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई। फिर दूसरा बात है फोर्स। फोर्स कहाँ से आए, कौन सा फोर्स लग रहा है। अरे भाई लोड है ना, लोड लगा तो उसका फोर्स mg तो होता है, जिसे वेट बोलते हैं। वेट क्या है, फोर्स ही तो है कि नहीं। जब लोड लगाते हैं तो लोड क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्यों जाएगा, अपने वेट की वजह से। और जो वेट है वही तो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो एफ है वो कुछ और नहीं बल्कि वो वेट है, और वेट को हम mg से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहुत सुंदर भाई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको लिख लिया एफ अपॉन ए, और एल पहुंच गया ऊपर और डेल्टा एल रह गया नीचे, और एफ की जगह आ गया एम जी, ए की जगह आ गया पाई आर स्क्वायर, एल की जगह तो भैया एल है और डेल्टा की जगह डेल्टा है। बहुत सुंदर। अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस वैल्यू रखनी है, चलो रख लेते हैं। देखिए एम कितना, मास है 4, जी की वैल्यू कह रहा है कि ले लो भैया 3.1 पाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जी की वैल्यू आपको 3.1 पाई लेनी है, तो जो कह रहा है वही ले लेते हैं। तो फालतू में अपना दिमाग लगाएं। पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर क्या है, रेडियस। रेडियस कितनी है, 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर मतलब 10⁻³ और स्क्वायर है तो भैया फटाक से स्क्वायर कर देते हैं। ठीक। एल कितना, लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 20 मीटर। ठीक। डेल्टा एल, लेंथ में चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 0.031 मिलीमीटर, तो 10⁻³ बहुत सुंदर। अब इसके आगे तो अब तो फिजिक्स बची नहीं भैया, अब तो मैथ है, कैलकुलेशन करना है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। देखिए भैया, काटा पीटी का नंबर, सबसे पहले काटा पीटी कर लेते हैं। देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हुआ जाके आपका 4 × 1 = 4। ठीक। और ये हो गया 12.4 × 20। ठीक है, बहुत सुंदर भाई। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया 10⁻⁻⁶,
और इधर हो गया जाके 0.031 और ये 10⁻³ बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब ऊपर का थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर हम कैलकुलेशन भी करके दिखा देते हैं आपको। ओके, देखिए भाई, तो ये हमारा भैया कुछ इस तरीके से आ चुका है। इक्वल कर दिया और 12.4 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 248। ठीक है ना, 124 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 टू जा 8, 2 टू जा 4 एंड 2 टू 2 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई। अब हमें देखिए मल्टीप्लाई करना है 0.031 का। ठीक है ना, तो 0.031 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में समय ज़्यादा लग जाएगा, तो हमने सोचा कि कैलकुलेटर की हेल्प ले ली जाए। तो ये आ चुका है 0.124। बहुत बढ़िया भाई। और ये हो गया 10⁻, देखिए -6 हो गया -9। अब ये -9 जब ऊपर जाएगा तो 248 डिवाइड बाय, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 124। अरे भाई, ये तो बहुत आसान हो गया। 124 इंटू, और ये 3, देखिए यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 3 जीरो ऊपर जाएंगे और 9 ये ऊपर चले गए, तो 9 और +3 कितना हो गया, 12 हो गया भैया। ठीक, अब ये तो दो बार में सीधे सीधे कट गया, तो 2 इंटू 10⁻12, और यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, और उतना ही आसान इसका कैलकुलेशन, और बड़े आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो अच्छे समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लग गया। क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा था, अरे बाप रे क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन जब हमने डायग्राम बनाया और समझा कि क्या क्या गिवन है, बस फटाक से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं कि आगे की कहानी है क्या। तो आगे की कहानी हमारी नेक्स्ट जो मॉड्यूलस है वो है यंग मॉडुलस। देखिए हमने देख लिया यंग मॉडुलस का, फिर एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। हम लोग न्यूमेरिकल सेशन अलग से करेंगे इलास्टिसिटी का, लेकिन अभी फिलहाल जो हमें बीच में मिल रहा है उसको हम निपटाते जा रहे हैं। सीड मॉडुलस देखिए क्या लिखा होता है। सीड मतलब झुकाव। तो फिर से देखिए आप वही चीज बार 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 एकदम दिमाग पक गया है। देखो भैया, हुक्स लॉ की स्ट्रेस स्ट्रेन, यही था। शीयर का मतलब झुकाव, तो यहाँ पे लगा दिया शीयर स्ट्रेस, यहाँ लगा दिया शीयर स्ट्रेन। तो शीयर स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेन, अब इनका जो रेशियो है, अब ईटा की जगह पर एक नया सिंबल यूज कर लिया गया। कौन सा सिंबल यूज किया गया, ईटा। ईटा, अब ये ईटा है, इसी को बोला गया शीयर मॉडुलस। इसी का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी का नाम है टॉरशनल मॉडुलस। ठीक, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। नामों में क्या रखा है, काम से मतलब है, काम तो वही है उसका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कौन सा, शियर करना, झुकाव। एक ऐसा फोर्स लगा है जिसकी वजह से झुकाव हो गया। डायग्राम देख लो जरा फटाक से। ये देखिए, इधर से लगा फोर्स, कैसे लग रहा है भाई, ये देखिए, ठीक, ये देखिए ऐसे फोर्स लगा है। ये बॉडी रखी हुई थी इस तरीके से, एज्यूम करो, सोचो ऐसे बॉडी रखी हुई है। ठीक, तो कोई ऐसे एज्यूम कर लो बॉडी, ठीक, ये बॉडी रखी है। अब ये मान लो बॉडी का फेस है। ठीक, ऐसे स्क्वायर में बॉडी है और उसका ये फेस हम केवल दिखाना है, और आप ऐसे फोर्स लगाए, ऐसे न्यू फोर्स, ऐसे फोर्स लगाया तो बॉडी ऐसे झुक गई। नीचे से हैवी है, जो बेस है वो हैवी है, ऊपर वाला हल्का था। तो नीचे वाले का इनर्शिया बहुत तगड़ा, ऊपर वाले का इनर्शिया कम। फोर्स लगा तो बेचारे के ऊपर का इनर्शिया कम था, तो वो वहीं से इसे झुक गया। इस तरीके से थीटा एंगल पर ये क्या हुआ, बेंड हो गया, झुक गया। बहुत बढ़िया। तो जब ये बेंड हुआ किसी एंगल थीटा पर, आप देख लो डायग्राम, थीटा एंगल पर हमने इसको बेंड कर दिया, बेंड हो गया। तो आगे की कहानी भैया वही है, क्या, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया था, है और रहेगा, चाहे कौनो स्ट्रेस हो। अब बात आई स्ट्रेन की।
तो स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, झुकाव, कितना झुकाव हो गया, तो देख लो भैया झुका हुआ है थीटा का, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि x। अरे डायग्राम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, तो 5 देख, ये परपेंडिकुलर और बेस, ये तो देखें, अरे आया नहीं आया, तो tan थीटा ये तो झुकाव है, और झुकाव को ही बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो ये जो tan थीटा यही है शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, एंड दैट इज योर शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम यूज करते हैं उस कंडीशन में जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास आता है क्या चीज, जब हमारे पास आती है, हम कह सकते हैं झुकाव होता है उस कंडीशन में। ठीक है, आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आई होगी, और जरूर से जरूर आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, इसके आगे की कहानी अब देखते हैं। उसके पहले हम जरा फटाक से इसको रफ कर लें फालतू का। ये देखिए नेक्स्ट, अगला मॉडुलस, सीड मॉडुलस के बाद जो लास्ट मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस। ये हमने बता रखा है कि बल्क मॉडुलस जो है वो यूज होता है बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, ये यूज किया जाता है आपका उस कंडीशन में जब वो फ्लूइड के बारे में चर्चा चल रही हो। फिर से देखिए, मॉडुलस तो है ही, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो है ही, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। क्लियर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, है और रहेगा। अब थोड़ा सा चेंज, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और लिक्विड के लिए, फ्लूइड के लिए फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है, क्लास 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है प्रेशर, जो क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है, किसके लिए, फ्लूइड के लिए। तो जहां पर हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस, अब वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रेशर, यानी कि स्ट्रेस कन्वर्ट हो गया प्रेशर में। इतना आसान सा है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि जो बल्क मॉडुलस है वो फ्लूइड के लिए है। जैसे ही फ्लूइड वर्ड आएगा आपको याद आ जाएगा भैया स्ट्रेस तो प्रेशर हो जाता है, और स्ट्रेन फ्लूइड में तो वॉल्यूम होता है, नो डाउट। अच्छा वॉल्यूम ही क्यों होता है, सोचिए सोचिए, वॉल्यूम ही क्यों होता है, क्योंकि फ्लूइड का नेचर होता है जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है, यानी कि वो जो वॉल्यूम जिस कंटेनर में होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, फ्लूइड का। तो जो स्ट्रेन है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये देखिए जो फार्मूला हमें दिख रहा है बल्क मॉडुलस का, वो हो गया P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अब यहाँ पर एक चीज नहीं समझ आई, कौन सी बात नहीं समझ आई, माइनस साइन जो लगा दिया, क्या हुआ होगा जो माइनस साइन लगा होगा, अरे कॉमन सेंस लगा होगा भाई। कॉमन सेंस नहीं जानते हो, देखो बताते हैं। कॉमन सेंस ऐसा है कि ये आपने ऐसे लगाया, ये आपने ऐसे लगाया, ये आपने ऐसे लगाया, क्या बन गया, कंटेनर। और इस कंटेनर में आपने ले लिया एक फ्लूइड, ये मान लो कि एक आर्बिट्रेरी बाउंड्री है और इसमें कोई फ्लूइड है, हम ऐसा मान रहे हैं। प्रेशर लगाओ, कैसे लगेगा, अंदर, इधर 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 इधर, हर अंदर, अंदर की तरफ प्रेशर, फ्लूइड पे प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है। अब जब हर तरफ से नॉर्मल डायरेक्शन में बिल्कुल 90 डिग्री पर, इस तरीके से सरफेस के साथ बिल्कुल 90 डिग्री पे आपका प्रेशर लग रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, अरे घटेगा ना जी। तो ये वॉल्यूम थोड़ा सा इसका कम हो गया। अब कम होने के बाद ये देखिए ये नया वॉल्यूम आ गया इसका, ये वी डैश हो गया, और ये पुराना वाला था वी। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज मतलब पुराना, पुराना क्या था, सॉरी चेंज मतलब नया, नया क्या है वी डैश, पुराना क्या था वी। अरे निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, वी डैश छोटा है वी बड़ा है, तो निगेटिव आएगा जी। इसलिए निगेटिव, निगेटिव साइन ये बता रहा है
कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक। अब वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। अगर इसी को उल्टा होता तो सोचो जरा, अगर मान लो फ्लूइड बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होता, बाहर से कोई प्रेशर ना होता, फ्लूइड लगा रहा होता, तो फिर वॉल्यूम क्या होता? बढ़ता। तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि प्रेशर बाहर से लग रहा है, वॉल्यूम उसका कम हो रहा है। लेकिन अगर प्रेशर फ्लूइड लगाता अंदर से तो उसका वॉल्यूम बढ़ता, और उस समय ये साइन कैसा हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। ये बात भैया समझ में जरूर आ गई होगी। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जहां तक मेरा आइडिया है पर्सनल। ठीक है ना, सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो ये है, quite often the change in volume is measured corresponding to change in pressure। हम जब भी बात प्रेशर की करते हैं तो एक्चुअली वो बात प्रेशर की अकेले की नहीं होती है। प्रेशर प्रेशर जब भी होता है वो होता है चेंज इन प्रेशर, यानी कि जो ये पी यूज हुआ है यहाँ पर कायदे से यूज होना चाहिए था डेल्टा पी। अब सोचें भैया डेल्टा पी कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया? तो याद करिए फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, एक बॉडी पे प्रेशर होता था, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता था, तो टोटल प्रेशर हुआ करता था। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। ठीक है ना, और वहां पर जो वो वीडियो देख लीजिए जा करके कि कैसे प्रेशर जो है हमारे पास नेट प्रेशर बॉडी पर लगता है। तो डेल्टा पी बेसिकली जहां पर है चेंज इन प्रेशर, अकेले प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आप समझो। प्रेशर जो होगा वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल दें कि अगर एक स्विमर है कोई, ये मान लीजिए कि समुद्र है इस तरीके से और इसके अंदर कोई स्विमर है, तो प्रेशर एक उसकी डेप्थ की वजह से तो है ही, लेकिन ऊपर से एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी है। तो अकेला प्रेशर कभी कंसीडर नहीं होता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसलिए पी वर्ड की जगह हम डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर यूज करते हैं। वो हमारे ज्यादा मतलब आइडियोलॉजी की तरफ जाता है, एक आइडियल रिजल्ट की तरफ हमें ले जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी थी। तो आई होप देखिए हमने तीनों आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझा दिए। यंग मॉडुलस क्या होता है, शेड मॉडुलस क्या होता है, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या क्या चेंजेस हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होंगी, और वैसे भी आपको सब कुछ एक बार में समझ में आ जाता है, आप लोग बहुत अच्छे हुई। ठीक है ना, बहुत जल्दी समझ लेते हो। चलिए, तो फिर इसके आगे की कहानी हम लोग अभी करेंगे। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।